नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे किस तरह से समावेश बदल रहे हैं और किस तरह से हर एक दिन एक नया अ, विषय सामने आता है और भारत के उसके दृष्टिकोण को लेके उसके उसके परिप्रेक्ष्य को लेके उसके पोजीशन को लेके स्पेशली इन केस ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया और इसके बीच के जो गुट हैं, चाहे वो आप सार्क कह लीजिए, ब्रिक कह लीजिए, क्वाड कह लीजिए या एससीओ कह लीजिए, और इसके तेजी से तीव्र से बदलते हुए समीकरण को और इस पे बात करेंगे। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं श्री गुररेज शेख, जो कि जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट है, भाजपा के प्रवक्ता है और अभी अभी माइनॉरिटी के भी सोशल मीडिया हेड भी बने हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं गुलरीज क्या सोचते हैं इस बारे में कि जो ये अंतरराष्ट्रीय रसाकसी चल रही है, और आप अगर देखिए तो इस तो भारत अपने आप को इसके इसके बीच बीच में पाता है। कभी वो रशिया की तरफ दिखता है, कभी वो अमेरिका की तरफ दिखता है, कभी वो चीन के द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है, कभी वो बांग्लादेश और चीन के बीच में फंसा हुआ दिखता है, तो कभी पाकिस्तान और चीन के जो 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 कूटनीति चल रही है उसके बीच में फंसा हुआ है, और कभी कभी तो नेपाल नेपाल और चीन में भी जो गुटबंदियां हो रही है उसमें भी फंसा हुआ दिखता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे यहाँ एक पैंडेमिक है, कोरोना काल है, जब जब स्थिति खुद ही अपने घर में अपने आग लगी हुई है, तो उस स्थिति में एक अंतरराष्ट्रीय समीकरण क्या बन रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं और इसमें भारत को क्या करना चाहिए, तब जबकि ब्रिक की जो अगली प्रेसिडेंसी है वो भारत के पास आने वाली है। और हम सब जानते हैं कि चाहे संगठन कोई भी हो, चाइना जिस तरह से ताकत बन के उभरा है और जिस तरह से वो अपना प्रभुत्व सारे जो भारत के जितने सारे भी नेबरिंग कंट्रीज है उस पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो या फिर इकोनॉमिक इनपुट्स के थ्रू हो या ट्रेड के थ्रू हो, तो उसको कैसे मिटिगेट करे भारत, कैसे उसको एक बैलेंस बनाए, क्या अप्रोच होना चाहिए उसका? गुलरेज। देखिए, जब कोल्ड वॉर की स्थिति होती है और डेफिनेटली दिस इज अ कोल्ड वॉर 2.0 गोइंग ऑन, तो बहुत सारे समीकरण दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं और उसी हिसाब से देशों को अपनी जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमिक्स तीनों को मद्देनजर रखते हुए ही योजनाओं पर कार्य करना पड़ता है। और वही भारत भी करता है, हमको भी वही करना है और हम कर भी वही रहे हैं। अभी आपने बताया कि चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो। ब्रिक्स मतलब 5 देशों का जो समावेश है, जो एक गुट है जिसमें बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। अब इसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वह इंडिया के पास है और जो अगला ब्रिक्स सम्मेलन होना है वह भी इंडिया में होना है। अभी तारीख मैंने लास्ट तक चेक की थी वेबसाइट ब्रिक्स इंडिया की, तब तक कोई तारीख उस पर नहीं लिखी थी। अब वो जब भी होगी जल्दी ही होगी, वर्चुअल होगी, फिजिकल होगी, लेट अस सी वो किस फॉर्मेट में होगी। लेकिन देखिए, ये बात है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ब्रिक्स हो या चाहे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में चाइना की काफी से है। ब्रिक्स में भारत ने भी काफी स्टेक्स लगा रखे हैं, इंक्लूडिंग जो ब्रिक्स बैंक है उसमें भारत ने काफी निवेश भी कर रखा है। तो हमारे हित उसमें भी जुड़े हुए हैं। क्वाड में डेफिनेटली हमारे हित जुड़े हुए हैं और क्वाड के साथ यदि बात करें तो क्वाड के साथ हमारे ज्यादा हित जुड़े हुए हैं बनिस्बत ब्रिक्स के या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि गुलरेज, कहेगा एक कोई एक भी एक नहीं। एक, एक सेकेंड आपको रोकूंगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम एक तरफ क्वाड देखते हैं और जो चाइना का, जो चीन का रेसिस्टेंस है क्वाड की तरफ, और एक तरफ ब्रिक है जहां पे उसका इतना बढ़ता प्रभुत्व कहूंगी वो है, एक तरह से वो कंट्रोल करने की स्थिति में, तो आज की स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? क्या ब्रिक रेलेवेंट है, उसमें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे सामने एक नियर एग्जाम्पल है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी और जो बाइडेन जैसे ही आए उन्होंने वापस अमेरिका को इंडक्ट कर दिया डब्ल्यूएचओ में। किसी जी। भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर बैठकर उस पर आप कंट्रोल नहीं के बराबर कर सकते हो और उसके अंदर रहकर चाहे न्यूनतम कंट्रोल हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करते हो। कहीं ना हम्म। कहीं तो जब आपके आपके हितों के खिलाफ कुछ निर्णय लिए जाते हैं
तो आप उसको प्रभावित करने की तो पोजीशन में रहते हो। तो मेरा हमेशा मत यह रहता है, चाहे एससीओ हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो, हमको नहीं छोड़ना चाहिए। और एससीओ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एससीओ में चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। हम हम्म। निकले तो पाकिस्तान और चाइना वहां पर पूरा के पूरा उनका डोमिनेशन हो जाएगा। तो किसी रूम में जहां आपके खिलाफ प्लानिंग होती हो, वहां बैठना जो है वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कि उस रूम के बाहर रहना। कुछ तो उस प्लानिंग में कमी आती है, लेकिन साइड बाय साइड हमको क्वाड को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। हमारे हम्म। जिसको कहते हैं ना कि जो हमारे एग्स हैं वो अभी हम्म। के तारीख में वेस्टर्न बास्केट में है, वो वेस्टर्न बास्केट में है चाइना के कारण। चाइना से मैं हमेशा कहता हूँ आज नहीं तो कल तो हमको युद्ध करना ही है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में दुश्मन का जो दुश्मन होता है उसको आप अपना दोस्त मानते हो। तो ऐसी इस स्थिति परिस्थिति में अमेरिकन खेमा, जो कि मैं खुद कहता हूं कि हमको उन बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भी कई बार जो कर्तव्य है इसी प्रकार का रहा है कि वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। लेकिन ये कूटनीति है, कूटनीति में हम्म। ना हम उनके लिए विश्वसनीय है ना वो हमारे लिए विश्वसनीय है। उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत है, इसलिए हम साथ हैं। अभी देखते हैं जी 7 में क्या होता है। भारत को, हम्म। अब देखिए, जहां तक आपने कहा कि रशिया, अब इन दोनों ग्रुपिंग्स में देखो, ब्रिक्स में भी देखो और आप हम्म। एचसीओ में भी देखो, एक मेंबर स्टेट जो है वो रशिया भी है। और रशिया चाइना काफी नजदीक है, लेकिन रशिया भारत आज भी दूर नहीं है। अभी रशिया का ये कहना था कि जो जी 7 है उसका एक्सपांशन होना चाहिए, उसमें दो और कंट्रीज को इंडक्ट करना चाहिए, एक इंडिया को करना चाहिए और एक टर्की को करना चाहिए। तो आप देखिए कि रशिया कहीं ना कहीं आपका फेवर भी करता है, वैसा नहीं है। चाइना को हम्म। चाहे चाहे हथियार देने में कुछ डिले करना हुआ, S-400 का जब हमारे सीमा पर विवाद चल रहे थे, वो कोरोना के नाम पर, ये जो भी हो, लेकिन रशिया की भी मजबूरी है, हम समझते हैं। हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है रशिया, उसकी हम्म। मजबूरियां ये है कि उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे हुए हैं कि वो मजबूरी वश चाइना के पास जा रहा है। वरना चाइना को पसंद नहीं करते, मेरे बहुत सारे रशियन फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि चाइना को वो कंपेयर करें चाइना और इंडिया में तो दे फील मोर कंफर्टेबल, मोर क्लोजर विथ इंडियंस, पब्लिक के लेवल पर भी और गवर्नमेंशियल लेवल पर भी। लेकिन यूएस की गलत पॉलिसी है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज मूविंग इन राइट डायरेक्शन कि वो रशिया के ऊपर थोड़े सॉफ्ट थे, लेकिन उन हम्म। पर जो इतना प्रेशर आता था वहां के लेफ्ट विंग से कि उनको जानबूझकर कार्रवाई करना पड़ती थी। और अब तो जैसे ही डेमोक्रेट पार्टी आई है तो वो तो रशिया की गर्दन को और कस के दबा रहे हैं। अब वो दबा रहे हैं तो वो रशिया उस तरफ ऑपोजिट खेलने भी जा रहा है। वही बात आती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो फिर वो चाइना के पास जाता है। तो इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ हमारे लिए रशिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स भी महत्वपूर्ण है, और हमको चाइना को भी काउंट करना। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोवर्जिनिटी को नहीं खोना चाहिए, और भारत नहीं खो रहा है। ये हम्म। वैसा ही है जैसा फ्रांस है। देखो फ्रांस को आप देखिए, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्ट मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जो जोग्राफिकल वेस्टर्न यूरोप है और जो प्रो हम्म। अमेरिका है, हम्म। उस खेमे को देखो आप, तो उसमें फ्रांस एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी खुद की सोवर्जेंट फॉरेन पॉलिसी है, जो अमेरिका का पिछला गु नहीं रहता। जी। उसने एक बार तो नेटो को भी छोड़ा था, नेटो में रहकर भी वो एंटी नेटो कई बार बोलता है। अभी हमने इसराइल और फिलिस्तीन का जो विषय था उसमें भी देखा हम्म। कि उसमें उसका जो कर्तव्य था वो वैसा ही था जैसे भारत का था। वो कहीं फिलिस्तीन के साइड भी था, कहीं वो इसराइल के साथ भी था। तो फ्रांस एक मात्र ऐसा कंट्री है यूरोप में जो अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके रखता है फॉरेन पॉलिसी में, और कहीं ना कहीं भारत भी ये करता है। इसलिए इस चीज में भारत और फ्रांस की आइडियोलॉजिकल समानताएं बढ़ जाती हैं। दोनों कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोवर्जिनिटी को खोना नहीं चाहती और खोना भी नहीं चाहिए। जब इतनी विविधताएं हैं, और इन विविधताओं में पता है क्या होता है, जब इतनी विविधता हो, जब कोल्ड वॉर चलती है, तो जो छोटे देश होते हैं ना, जब वो दो हाथी लड़ते हैं तो वो पास पास के जो छोटे देश होते हैं बहुत फायदा लेते हैं। चाहे फिर वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, वो एक्सपेक्ट भारत से भी करेंगे, वो चीन से भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी की सोवर्जिनिटी रखना चाहिए, और हम रख रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है।
तो इस सिचुएशन में जब आप देखें कि एक तरह से शार्क जो बना था, जो कि चाइना नहीं था, बाकी सब सारे नेबरिंग स्टेट्स थे, वो आज खत्म हो चुका है। एक तरह से जो उसकी जो महत्वपूर्ण कह लीजिए, या जो उसका स्टैंड रहा है, वो कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है किसी भी देश को लेके। तो उसकी जो महत्ता है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। और उस पे आप देखते हैं कि एक तरफ क्वाड है, जहाँ पे हम्म। अमेरिका है और इंडिया एक तरह से उसमें पावर बन के उभर रहे हैं। और चीन जिस तरह से बाकी जो हमारे राज्य है, नेबरिंग स्टेट्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो गया या श्रीलंका हो गया या फिर नेपाल हो गया या फिर पाकिस्तान, तो खैर जग जाहिर है, जिस तरह से गोलबंदी करने की कोशिश कर रहा है, भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? हम इसको कैसे काउंटर करें? जैसे कि अभी बहुत जगह इन्वेस्टमेंट, अब जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि जो छोटे देश इसका फायदा उठा रहे, तो बांग्लादेश भारत से भी मदद लेता है, चीन से भी मदद लेता है। तो इस तरह के पेचीदा से समीकरण में भारत की क्या राजनीति होनी चाहिए, या क्या कूटनीति होनी चाहिए जो उसको इस, शायद बिग ब्रदर का तो रोल अब चला गया है, बट किस तरह से वो अपनी बड़ी भूमिका निभाए इस रीजन में? देखिए, अभी बिग ब्रदर पॉलिसी से मतलब नहीं है, अभी तो आपको मदरली फीलिंग दिखानी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं मदर की तरह पेम्पर भी करना पड़ेगा स्पॉइल्ड चिल्ड्रन की तरह इन सब छोटे छोटे देशों को। और हम्म। जहां तक आप सार्क कर रहे हो, देखिए सार्क में पाकिस्तान की वजह से बहुत सारे, देखिए जिसमें दो ही बड़े प्लेयर्स थे, एक इंडिया है एक पाकिस्तान है। तो जब पाकिस्तान की वजह से बहुत सारा न्यूसेंस होता है और बार बार उसका वो कश्मीर राज शुरू हो जाता है। आप याद करो कि यहाँ तक कि जब कोविड के लिए बात चल रही थी तब भी वो कश्मीर राग आ गया था, कश्मीर राग ही आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो इसलिए सार्क की महत्ता कम हो जाती है। दूसरी बात, यदि आप सार्क की कंट्रीज को उठाकर देखें तो बारिंग भूटान जो इंडियन कैंप में है, एंड मालदीव्स, मालदीव्स इंडियन कैंप में भी है, और बट मोर देन इंडियन कैंप इट इज इन यूएस कैंप। तो ठीक। इन दोनों को छोड़ के बाकी तो सब चाइना के पास कहीं ना कहीं गए हैं। थोड़ा बहुत जो इधर उधर दिखता है वो बांग्लादेश दिखता है, कि बांग्लादेश दोनों की तरफ रहता है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी वो विकास की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो किसी से भी सपोर्ट लेगा। बांग्लादेश के साथ दूसरा विषय ये है कि चिंता अभी की नहीं है, जब तक शेख हसीना है तो वो भारत से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि शेख हसीना का एक नेचुरल इंक्लिनेशन भारत की तरफ है, क्योंकि वो मुजीबुर रहमान और वो सब चीजें जो समय मुक्ति वाहिनी, वो सब उनका इतिहास रहा है। लेकिन आफ्टर शेख हसीना हूँ, क्योंकि वहां पर अभी विपक्ष जो है वो तो डेसिमलाइज हो चुका है, अगर वापस से आर्मी टेक ओवर करती है, एंड बांग्लादेश हैड अ हिस्ट्री ऑफ आर्मी टेक ओवर एंड आर्मी पावर, तो हो सकता है कि इक्वेशंस कुछ परिवर्तित हो। लेकिन अभी तक उनकी आर्मी का जो स्टेक रहा है वो ज्यादा भारत के साथ रहा है, लेकिन पता नहीं कि कल क्या होगा। तो ये हम्म। सब जो एक क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति रहती है, वह तो जब दो बड़े नेबर्स लड़ेंगे कोल्ड वॉर में तो हमेशा होगी। मैं इन सबसे ज्यादा एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ टर्की का। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर वो दोनों खेमों के साथ खेलता रहा और दोनों से कुछ ना कुछ लाभ लेता रहा। आज हम्म। भी आप देखिए कि अब जब वापस कोल्ड वॉर चालू हो रही है तो वो अमेरिका को भी के भी गोद में है, वह चीन और रशिया के साथ भी है। इतना रशिया के साथ है कि रशिया कहता है कि इंडिया के साथ टर्की को भी G7 का सदस्य बनाया जाए। तो ये जो स्थितियां जो होती हैं, हर छोटा स्टेट ज्योग्राफिकली जो छोटा स्टेट होता है बेसिकली वो, और इकोनॉमिक फायदे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो तो अपने हक में इन सब चीजों का उपयोग दुरुपयोग करेगा। और आप तैयार रहो इस चीज के लिए, आने वाले 2-3 दशकों तक भारत को इन सब चीजों से जूझना होगा कि जो नेबर्स होंगे कभी वो आपके तरफ फ्रेंडली हो जाएंगे, कभी वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये छोटे छोटे कंट्रीज आपसे फायदा लेते रहेंगे। हम्म। तो इस स्थिति में मेरा क्वेश्चन फिर से है कि इस स्थिति में ये तो एक बैलेंसिंग, हम मंकी बैलेंस करें, कभी हम इस खेमे में हम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ। अगर हमको जो ठीक लगता है, कहीं हम नॉन अलाइनमेंट होते हैं, कभी हम मिडिल पाथ लेते हैं, कहीं हम साइड करते हैं। तो उस स्थिति में एक
जो जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही है, जिस तरह से अमेरिका के पावर को चैलेंज कर रहा है चाइना और चीन, जिस जो कह लीजिए, तो एक तरह से एक मान्यता, शायद माने ना माने, पर एक तरह से वो पावर हो गया, नंबर वन पावर बन चुका है, क्योंकि अमेरिका में काफी जितना इन्वेस्टमेंट चीन में है उसको देख के आप कह सकते हैं कि जिस तरह से उसकी अग्रेसिव पॉलिसी रही है, चाहे हर तरह से, तो उस स्थिति में भारत की भूमिका आप कैसे देखते हैं? 5 साल में भारत की जो जियो पॉलिटिक्स पोजीशन है वो किस तरह से होती है? देखो, भारत को कुछ भी सर्कमस्टेंसेस बन जाए, चीन से जंग भी होती है, तो वी डोंट नीड एनी अदर मिलिट्री ऑन अवर ग्राउंड कि हमारे लिए हम्म। फाइट करे। वो हम करने में सक्षम है। हमको हम्म। जरूरत ज्यादा से ज्यादा लगती है टेक्नोलॉजी की, तो हम वो यूनाइटेड स्टेट से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से ले सकते हैं, इसराइल से ले सकते हम्म। हैं। तो हमको केवल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। हमारी स्थिति उन कंट्रीज की तरह नहीं है जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रीज हैं, चाहे वो जर्मनी हो या फिर फ्रांस हो। उनको जो लगता था कि यदि रशिया ने इन्वेड कर दिया तो हम एक दिन के भी नहीं बचेंगे, हम आधे आधे दिन में हम्म। पूरे पूरे कंट्री ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो हम्म। भारत को उस तरह की बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। और भारत इसीलिए किसी भी कैंप में पूरी तरह से जाना नहीं चाहता और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर अ बिग कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन, अ ह्यूज आर्मी। तो हम चीन जैसी शक्ति से भी लड़ सकते हैं। जहां तक तुमने एक बात कही, बिल्कुल सही कह रहे हो कि अमेरिका जो है डिक्लाइनिंग पावर है, चाइना राइजिंग पावर है, राइजिंग, हाँ। और यही बड़ा चैलेंज है। और इसमें हम्म। अमेरिका को जरूरत है। और यदि अमेरिका में कुछ लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो तो उनको चाहिए कि अपने सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन विमेन को लिखे कि अमेरिका मस्ट बी मोर हम्बल। जो डॉलर का मिसयूज और वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर करते हैं इन फॉर्म ऑफ सैंक्शन, जब तक हम्म। अमेरिका उसको नहीं रोकेगा, अमेरिका और गर्त में जाएगा। क्योंकि कंट्री आफ्टर कंट्री यदि आप सैंक्शन लगाते जाओगे तो फिर वो एक क्लब बन जाता है। अभी आप देखिए कितना बड़ा एक क्लब है। और इवन कमिंग टू द वैक्सीनेशन पॉलिसीज, वैक्सीनेशन में भी किसी दिन अलग से ये 1 घंटे का टॉपिक है, किस तरह से जो कि साउथ अमेरिका, अमेरिका का बैकयार्ड है, वहां पर चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका इज नॉट सप्लाइंग द वैक्सीन। जी, जी। तो अच्छा, इनको आप हम्बल होना सैमसंग, पड़ेगा। जी, आप एक सैमसंग की आप बात कर रहे थे, तो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर टॉपिक दैट वी डिस्कस, कि किस तरह से जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं और उसने पूरा का पूरा समीकरण बदल दिया है। जो रशिया पहले चीन के इतने करीब नहीं था, वो बिल्कुल रशिया के चीन पे डिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि उसको चीन से मदद चाहिए कि आपने उसको सैंक्शन, उसको बिल्कुल मजबूर कर दिया है चीन के पास जाने के लिए। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो तो उसको आपने उसका गला दबा रहे हो, इतना गला दबा रहे हो कि वो मरने की कगार पर आ जाए। यू आर ट्राइंग टू मेक इट ईरान, यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट रशिया इनटू ईरान। देखो, ईरान की भी एक बात याद रखना, ईरान एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन कंट्री है, और ईरानियों ने कभी भी अपने ऊपर किसी की हुकूमत नहीं होने दी। लेकिन आज ईरान का भी सैंक्शंस की वजह से इतना गला दबा दिया कि उसको चीन के साथ जो वो गोपनीय डील की उन्होंने 25 वर्ष की, कि जिसमें चीन वहां पर 400 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब एक तरह से उसको अपना क्लाइंट स्टेट बना लेगा। यही चीज आप रशिया के साथ कर रहे हो। देखो, और रशिया जो है वो एक पावर है। आप मत भूलिए कि रशिया के, ठीक है, इकोनॉमी आप उसकी स्ट्रिंग कर रहे हो, उसको स्क्वीज आउट कर रहे हो, उसको वर्ल्ड बास्केट से निकाल रहे हो, इकोनॉमिक्स से निकालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यदि रशिया कुछ स्टेप लेता है और दूसरे फॉलो करते हैं उसको, तो वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और एक स्टेप उन्होंने ली है, चाहे वेस्टर्न मीडिया भी सुझाता, जो चीज वेस्ट के लिए हित में नहीं होती है ना, उसको दबा देता है उस बात को। आप ये बताइए, कितने लोग जानते हैं कि 4 जून को रशिया का जो विदेश वित्त मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने ये घोषणा की कि जो रशिया का नेशनल फंड है, उसको डी डॉलराइज कर रहे हैं। तो डी डॉलराइज करने का मतलब ये हुआ कि अब वो एक पैसा भी जो है वो डॉलर में नहीं रखेंगे, किसी और करेंसी में रखेंगे। अब किसी और करेंसी में, किस करेंसी में रखेंगे? या तो वो यूरो में रखेंगे या युआन में रखेंगे, रेनमिनबी में। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? अब सपोज करो कि लेटिन अमेरिका की इतनी सारी कंट्री जिनके ऊपर अमेरिका का सेक्शन लगा रखा है, ईरान और भी दूसरी कंट्री जिनके ऊपर से इवन टर्की कुछ हद तक, और कल से हम्म। अगर S-400
के ऊपर इंडिया पे भी सैंक्शन लगाते हैं तो फिर हम भी खिलाफ हो जाएंगे उनके, आप ही समझिए ना। तो इतनी सारी कंट्रीज यदि आपको डी डॉलर करती, तो अमेरिका शक्ति क्या है? अमेरिका की शक्ति आपको लगता है कि आर्मी है, एयरफोर्स है, या उसकी कंपनीज है? नहीं, उसकी शक्ति है यूएस डॉलर। और ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह से डॉलर का डोमिनेशन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की तरह हुआ, वो अभी जो है ना आज की तारीख में ग्लोबल ट्रेड में जस्ट 50% बचा है। और शायद स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट थी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कहता है कि वर्ष 2010 से लेकर 2015 के बीच जो रेनमिनबी है, जो चाइना की करेंसी है, उसका जो ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूशन था वो 21 गुना बढ़ा। महज 5 सालों में 21 टाइम्स उसमें जम हुआ। और चाइना जो है ना अपने आप की करेंसी को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनलाइज करते। कुछ दिन पहले शायद कौन सी एजेंसी थी, स्टैंडर्ड एंड पुअर थी कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सम बिग एजेंसी, जिसने रेटिंग एजेंसी, उसने का कोई वार्निंग दी कि जिस तरह से जिस तरफ डॉलर जा रहा है, यह एक वार्निंग का लेवल है, वार्निंग चेतावनी का संकेत है उनके लिए। तो अमेरिका को चाहिए कि डॉलर का जो पावर है, मैं बाबा बोलता हूँ अमेरिका की आर्मी में इतना दम नहीं है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी निर्णायक जंग अमेरिका ने ऐसी नहीं लड़ी कि जिसमें सब कुछ पलट दिया हो। चाहे आप उठा के देख लो वियतनाम की युद्ध देख लो, चाहे अफगानिस्तान की वॉर देख लो, चाहे अफगानिस्तान। इराक को उठा के देख लो, बिल्कुल। किसी में भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी शक्ति जो है उनकी डॉलर से है, और उनकी जो फेडरल रिजर्व है उससे है। यदि डी डॉलराइजेशन चलने लग गया तो क्या आप करोगे? और पता है आपको, चाइना ने डिजिटल युआन न केवल निकाला है बल्कि उसका परीक्षण करना शुरू कर दिया है अपने बड़े शहरों में। वो उसको इंटरनेशनली लॉन्च करेंगे वो बीजिंग ओलंपिक्स के समय। उसका कारण क्या है? वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो स्विफ्ट सिस्टम है पेमेंट का, उससे निकल जाए। और चाइना की जो सप्लाई चेन थे वो उसको करने के लिए बहुत ज्यादा लेवरेज देती है। आप सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रख दी कि जो भी कोई डिजिटल युआन में पेमेंट करेगा, खरीद फरोख्त करेगा, बाय एंड सेल करेगा, उसको 1% अतिरिक्त बेनिफिट दिया जाएगा। वो चाहे टैक्सेस कम करके दें, दूसरे पर्क्स देके दे कंपनी को, तो 1% को कितना ज्यादा आप परिवर्तित कर सकते हो डिजिटल युआन को इंटरनेशनलाइज करने में। तो ये सब चीजें अमेरिका को सोचना चाहिए। अब जाकर अमेरिका जागा है, उन्होंने अब समिति बनाई है जो पेपर्स लिख बनाएगी अपने कि डिजिटल डॉलर कैसे लाएं। और ये चीज चाइना 4-5 साल से कर रहा था। तो अब कम से कम यूएस को चाहिए हम्बल हो जाए, सैंक्शंस का मिसयूज नहीं करे। ये जैसे हमारे भी ने लक्षद्वीप में किया था कुछ समय पहले कि साहब बिना परमिशन लिए उनका 7th फ्लीट जो था वो आ गया कि जी, ट्रेड जोन। हमारी तो फ्रीडम ऑफ सीज है, हमारी सेना में आ गया। तो ये सब चीजें इनको रोकनी होगी। यही चीज उन्होंने सऊदी अरब के साथ की थी जो एक और अलाय कंट्री है, कुछ समय पहले जापान के साथ की थी जो एक और अलाय कंट्री है, दक्षिण कोरिया के साथ की थी। तो अमेरिका को ये समझना होगा कि अब जो वो कम होता पावर है, नीचे आता हुआ पावर है, तो उसको उस हिसाब से हम्बल होना होगा। देखो सुजाता, राइजिंग पावर जो है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल घमंड में रह सकता है, लेकिन जो डिक्लाइनिंग पावर है उसको हम्बल होना ही पड़ेगा। और अमेरिका को यह भी याद रखना चाहिए कि इट इज नॉट ग्रेट ब्रिटेन, कि ग्रेट ब्रिटेन का जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो उसने जो बैटन थी वो दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सेक्शन कंट्री अर्थात यूएस को दे दी। उसके पास वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं दे सकता, ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड कनाडा ऐसा नहीं है। और एक बात बोल रहा हूँ, बहुत अनडिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकली बहुत इनकरेक्ट है, लेकिन मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ इसलिए मैं साफ साफ अपनी ऑडियंस से ही बात कर रहा हूँ देश की। देखो, हमको तो बड़ा प्रैक्टिकल होना है, वो क्वाड हो या फिर एससीओ हो या ब्रिक्स हो, ये सब अपने अपना हित देखते हैं। जहां तक अमेरिका की भी बात है, मुझे एक ऐसा देश बता दो दुनिया में जो नॉन वाइट, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, नॉन एंग्लो सेक्शन, नॉन क्रिश्चियन हो, इन 4 मापदंड पे नहीं हो और अमेरिका उसका लॉयल रहा हो। आज भी 5 आइज में जापान को 6 आई नहीं बनाया है, क्योंकि ना वो वाइट है, ना इंग्लिश स्पीकिंग है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो एंग्लो सेक्शन है। जी, हमने बात तो की ये थी सब इसके चीजें बारे ध्यान में। रखते ही हमको हमको कूटनीति जो करनी है ना,
वो बड़ी प्रैक्टिकल होती है, फॉरेन पॉलिसी बड़ी प्रैक्टिकल होती है, उसमें कहीं भी इमोशनल्स की आवश्यकता नहीं है। जो अपने हित में दिखे उसको करना हो, रशिया के साथ रहना हो, अमेरिका के साथ रहना हो, इसराइल के साथ रहना हो, फ्रांस के साथ रहना हो, किसी के साथ भी रहना हो। अब ये लास्ट एक सवाल है, स्पेकुलेटिव है थोड़ा, बट सबके मन में शायद ये सवाल था, क्या हम चीन को या चीन से बड़े शक्ति के रूप में उभर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है सुजाता, 15 साल में। लेकिन उस हम्म, 15 साल में अपना मुंह बंद करके, ज्यादा नाटक किए बिना 15-20 घंटे काम करना पड़ेगा। हर एक इंसान को। क्वालिटी चीजें बनानी होंगी, हम्म आपके बच्चों को पढ़ाना होगा। हम्म एजुकेशन में जो रिसर्च होती है, थीसिस चोरी करके थीसिस नहीं बनानी होंगी। 20 हम्म साल करे को पीछे कर देंगे। लेकिन देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। डेन शाओपिंग ने चीन से बहुत मेहनत करवाई। देखो, दुश्मन की भी तारीफ करना चाहिए। डेन शाओपिंग ने क्या कहा था कि अभी हमारा टाइम नहीं आया है, हम सर झुका के काम करेंगे। तो उन्होंने करीब 20-30 साल काम किया सर झुका के। अब उनको लगता है कि अब उनका समय आ गया है, तो वो मिडिल किंगडम बन गए। थैंक यू गुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हम अपने दर्शकों को ये बता के जाए कि हम नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे यूएस नेवी वर्सेस चाइनीज नेवी। क्या जी कंपैरिजन है जी। और क्या करना चाहिए, क्योंकि यूएस नेवी से आगे निकल चुकी है चाइनीज नेवी। जी। तो स्टे ट्यून्ड, और आप हमारा ये तो देखिए ही, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगले एपिसोड का भी वेट कीजिए, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद गुरवेश नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत 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 अच्छा लगा आपसे आज थैंक यू एक सुनीता। अलग अलग चीजों के बारे में। और मैं ये बता दूं कि इस पहलू पे अभी आपको इंटरनेट पे भी बहुत जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये हमने शायद पहली बार डिस्कस किया है ब्रिक पे, और क्या होना चाहिए भारत की राजनीति क्या होना चाहिए इस मामले को लेकर। नमस्कार।